हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू लेसन क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की सोशल साइंस की हमारी कौन सी क्लास है? आज ये क्लास नंबर 3 है। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1। कौन सा डिस्कशन करेंगे? चैप्टर नंबर 1, जो है हमारा कौन सा? भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना। चैप्टर नंबर 1 हम अपना पूरा कंप्लीट करेंगे। आज है भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, मतलब फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट एम्परर इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला क्या है? मौर्य वंश। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश ये कब से लेकर कब तक चला? 322 ईस्वी से लेकर 185 ईस्वी तक, 185 बीसी तक ये आप लोगों के क्या है चला था। इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या है कि मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली एवं महान राजवंश था। ये जो मौर्य राजवंश था, ये प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली एवं महान राजवंश था। इसने 137 वर्ष भारत में राज किया। कितने वर्ष राज किया इसने? 137 वर्ष क्या किया? भारत में राज किया। चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना करी। वे ऐसे शासक थे जिन्होंने पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। मतलब ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने इसकी क्या करी? स्थापना करी। वो एक ऐसे शासक थे जिन्होंने पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में क्या करे? वो सफल रहे। उनका साम्राज्य पूर्व में बंगाल से अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक, और पश्चिम के पाकिस्तान से हिमालय और कश्मीर के उत्तरी भाग में क्या हुआ था? फैला हुआ था। जो उनका साम्राज्य था, वो पूर्व में बंगाल से अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक, और पश्चिम के पाकिस्तान से हिमालय और कश्मीर के उत्तरी भाग में क्या हुआ था? फैला हुआ था। आगे क्या है कि भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को सबसे विशाल शासन माना जाता है। मतलब भारतीय जो हमारा इतिहास है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को सबसे विशाल शासन माना जाता है। मौर्य वंश की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री कौन? चाणक्य, जिनको नाम किया था विष्णुगुप्त, उनको जाता है। और यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ ये साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ। और इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना किसने करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उनके साथ उनके कौन थे? स्थापना का श्रेय किसके जाता? और उनके मंत्री चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त का, जो विष्णुगुप्त थे, उनका नाम क्या था? चाणक्य के नाम से जानते हैं वो। और ये जो साम्राज्य पूर्व में कहा? मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ। और इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। और राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। मौर्य काल में 3 भाषाएं प्रचलित थी। मौर्य काल में 3 भाषाएं प्रचलित थी। कौन कौन सी? संस्कृत, मगधी और प्राकृत। कौन कौन सी 3 भाषाएं प्रचलित थी? संस्कृत, मगधी और प्राकृत। और मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ थे। और इनकी डेथ कब हुई? 185 ईस्वी में क्या हो गई? बीसी में इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। बीसी को क्या बोलते हैं? बिफोर क्राइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिफोर क्राइसिस, अगर नहीं पता है तो। इस मतलब देखिए, जो मौर्य वंश है उसमें जो प्रसिद्ध विदेशी जो राजपूत आए, वो कौन कौन से थे? राजदूत जो आए, एक तो मेगस्थनीज आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। डाइमैकस आए। ये कब आए? बिंदुसार के दरबार में आए थे। डाइमैकस आया था, ये बिंदुसार के दरबार में आया था। और डायनोशियस जो आया था, वो अशोक के दरबार में आया था। कौन? जो डायनोशियस जो आया था, वो किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में आया था। ठीक है। और देखिए, नाम और उपाधियां कुछ महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? देखिए, सेड्रोकोटस किसको उपाधि दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य को दी थी। अमित्र चेटस मतलब अमित्र घात और सेन, ये जो उपाधियां दी गई हैं, ये बिंदुसार को मिली थी। देवानाम प्रियदर्शनी, ये अशोक को उपाधि दी गई थी। क्या? देवनाम प्रियदर्शनी, ये उपाधि किसको दी गई थी? अशोक को दी गई थी। इनके ऐतिहासिक स्रोत कहाँ से मिलता है? अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य की है। किससे मिलता है ऐतिहासिक स्रोत? अर्थशास्त्र किससे? कौटिल्य की जो है उनसे मिलता है।
आगे है और कहाँ से ऐतिहासिक स्रोत मिलते हैं। मुद्रा राक्षस जो किसने लिखी है, विशाखा दत्त ने लिखी है। इंडिका जो मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है, उससे भी ऐतिहासिक स्रोत मौर्य वंश के प्राप्त होते हैं। और किससे होते हैं, विष्णु पुराण से होते हैं। किससे होते हैं, विष्णु पुराण से भी ऐतिहासिक स्रोत मौर्य वंश के क्या होते हैं, प्राप्त किए गए हैं। अब ये है कुछ मौर्य वंश के शासकों की क्या है, सूची। मौर्य वंश के जो शासक रहे हैं उनकी सूची देखिए। सबसे पहले कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहले कौन है इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त मौर्य, जो 322 ईस्वी से लेकर 298 ईसा पूर्व मतलब 25 वर्ष तक कम से कम चंद्रगुप्त मौर्य ने राज किया। उसके बाद कौन आए, बिंदुसार आए। बिंदुसार कब आए, 298 में आए। कब आए, 298 से उन्होंने 269 तक उन्होंने मतलब 29 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 29 वर्ष तक बिंदुसार ने राज किया। बिंदुसार के बाद कौन आए, सम्राट अशोक आए। सम्राट अशोक ने कब तक किया, 269 से उन्होंने 232 तक मतलब 37 वर्षों तक सबसे ज़्यादा किसने राज्य शासन किया, सम्राट अशोक ने। 269 से 232 तक इन्होंने 37 वर्ष तक क्या किया, शासन किया। उसके बाद चौथे नंबर पे कौन आए, दशरथ मौर्य आए। फिर संप्रति आए, उसके बाद शलीशुक आए, फिर देववर्मन ने भी राज्य किया, फिर शतधवन मौर्य आए और उनके बाद सबसे लास्ट में जो अंतिम शासक रहे वो कौन रहे, बृहद्रथ रहे। इन्होंने कब से लेकर कब तक, 187 से लेकर 185 मात्र 2 वर्ष का क्या किया था, इन्होंने शासनकाल किया। किसने, बृहद्रथ ने। और ये क्या रहे, अंतिम दो वर्ष तक किसने राज्य किया, इन्होंने राज्य किया। कितने वर्ष तक, मात्र 2 वर्ष तक बृहद्रथ ने क्या किया, राज्य किया। और मौर्य वंश के जो अंतिम शासक रहे वो कौन रहे, बृहद्रथ रहे। मौर्य वंश की स्थापना किसने करी, चंद्रगुप्त मौर्य ने करी। किसकी सहायता से, जो चाणक्य थे जिनको विष्णुगुप्त कहा जाता है उनकी सहायता से उन्होंने क्या करी, उनकी जो मौर्य वंश की क्या करी थी, स्थापना करी थी। आगे है जो मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति, मतलब मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति वो क्या थी, वर्ण व्यवस्था। सबसे पहले वहाँ की वर्ण व्यवस्था क्या थी कि मौर्यकालीन समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था प्रचलित थी। मौर्यकालीन समाज में क्या थी, वर्णाश्रम व्यवस्था प्रचलित थी। समाज में पहला स्थान ब्राह्मणों को प्राप्त था और जबकि शूद्रों की स्थिति सबसे निम्न थी। मतलब वर्ण व्यवस्था थी कि जो ब्राह्मण थे उनको पहला स्थान दिया जाता था और जबकि जो शूद्र हुआ करते थे उनकी क्या थी, स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी, उनको सबसे नीचे जो है माना जाता था। विवाहों का वहाँ क्या था कि इस काल में अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप वर्णसकर जातियों में वृद्धि हुई। स्त्रियों को केवल संतान प्राप्ति के लिए क्या करते थे, मानते थे। ये जो काल है इसमें अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप वर्णसंकर जातियों में वृद्धि हुई। स्त्रियों को केवल संतान प्राप्ति के लिए माना जाता था। जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता एवं स्त्रियों की दशा वहाँ पर इस जो मौर्यकालीन समाज है इसमें क्या थी कि इस काल में जाति व्यवस्था एवं अस्पृश्यता का विस्तार हुआ। इस काल में स्त्रियों की दिशा में भी गिरावट आई। यद्यपि स्त्रियों की पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा का अधिकार था, किंतु इस काल में तलाक एवं सती प्रथा के जो सती प्रथा जो इस काल में नहीं थी और इस काल में पर्दा प्रथा का भी अप्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य मिले हैं। और स्त्रियां क्या रहती थी, घर के अंदर ही रहा करती थी। स्त्रियां कहाँ रहती थी, घर के अंदर रहा करती थी। दास व्यवस्था यहाँ पर क्या थी कि मौर्य काल में दास प्रथा का भी पता चलता है, किंतु दासों को यह अधिकार प्राप्त था कि वह मालिक को धन देकर दासता से मुक्त हो सकते। मतलब जैसे कोई युद्ध हुआ करते थे, युद्धों में क्या हुआ कि अगर कोई हार गया तो उसके जो लोग हुए वो उनके दास बन जाते दास बन जाते। तो उनका ये था कि अगर आप उनको जो उनका नुकसान है, जो उनके जितनी भी धन खर्च हुआ है, अगर आप वो दे दो उसको वापस लौटा के, तो अपनी दासता से क्या हो सकते हैं, वो मुक्त हो सकते हैं। ये भी था। वस्त्र क्या पहनते थे ये लोग, ये सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। क्या करते थे, सूती वस्त्रों का प्रयोग क्या क्या करते थे। मनोरंजन के साधन वो कौन कौन से रहे, मौर्य काल में वर्ण के आधार पर धर्म, व्याकरण, अर्थ एवं राजनीति की शिक्षा दी जाती थी। तक्षशिला, उज्जैन एवं वाराणसी शिक्षा के प्रमुख केंद्र माने जाते थे। इस काल में नट, नृतक, गायक, वादक आदि समाज के लोगों का मनोरंजन करते थे। जुआ, शराब, शिकार इत्यादि भी मनोरंजन के क्या रहे थे, साधन रहे थे। क्या रहे थे, मनोरंजन के साधन रहे।
मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था, मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था है वो क्या रही? कृषि। मौर्य काल की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। मौर्य काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। मौर्य शासकों ने कृषि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए। मौर्य जो शासक थे उन्होंने कृषि के विकास में क्या दिए? महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक ने सिंचाई हेतु सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था और राज्य की ओर से कृषकों को अच्छे बीज एवं उपकरण उपलब्ध कराए जाते थे। मतलब जो मौर्यकालीन की आर्थिक व्यवस्था क्या थी कि मौर्य काल की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी और मौर्य शासकों ने कृषि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए। चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक ने सिंचाई हेतु सुदर्शन झील का निर्माण कराया था और राज्य की ओर से कृषकों को अच्छे बीज व एवं उपकरण उपलब्ध जो है कराए जाते थे। पशुपालन का क्या था? पशुपालन में ये था कि राज्य द्वारा सार्वजनिक चारगाहों का निर्माण करवाया गया था तथा इनकी देखभाल के लिए विविधताक्षी नामक अधिकारी की क्या करी जाती थी? नियुक्ति की गई थी और यह पशुओं का क्या करते थे? पालन करते थे। ये लोग क्या करते थे? पशुओं का पालन किया करते थे। आगे है शिल्प उद्योग। शिल्प उद्योग में क्या था कि शिल्प उद्योग का विकास भी मौर्य काल में हुआ है। शिल्प उद्योग के विकास में सर्वप्रमुख भूमिका श्रेणियों की थी। प्रत्येक शिल्प उद्योग से संबंधित एक अलग श्रेणी होती थी। इस काल में सर्वप्रमुख उद्योग वस्त्रोद्योग था। काशी व मालवा सूती वस्त्र हेतु तथा बंगाल मलमल व रेशमी वस्त्र हेतु क्या था? विख्यात था। मतलब शिल्प उद्योग की भी जो शुरुआत हुई ये कहाँ से हुई? मौर्य काल से हुई। शिल्प उद्योग के विकास में सर्वप्रमुख भूमिका श्रेणियों की थी। जैसे प्रत्येक शिल्प उद्योग से संबंधित क्या हुआ करती थी? एक अलग जो है श्रेणी होती थी और इस काल में सर्वप्रमुख उद्योग क्या था? वस्त्र उद्योग था। काशी व मालवा सूती वस्त्र हेतु तथा बंगाल मखमल व रेशमी वस्त्र का क्या करते थे? के लिए विश्वविख्यात थे। आगे आती है मुद्रा व्यवस्था जो है वो क्या थी? वस्तुओं का क्रय विक्रय मुद्रा के द्वारा ही किया जाता था। सोना चांदी तांबे की मुद्राएं राजाओं द्वारा जारी की गई। स्वर्ण व पाद सोने की मुद्रा, पण कुशर्पण व धरण जाति चांदी की मुद्रा और माशक आदि क्या थे? प्रचलित थी। मतलब वस्तुओं का जो क्रय विक्रय किया था वो मुद्रा के द्वारा ही होता था। सोना चांदी तांबे की मुद्राएं राजाओं द्वारा जारी की गई थी। सुवर्ण व पाद सोने की मुद्रा, पण कार्षपन व धरण चांदी की मुद्रा और माशक क्या थी? आदि प्रचलित थी। आगे है मौर्यकालीन धार्मिक स्थिति क्या रही? मौर्य वंश में ब्राह्मण को सर्वप्रथम माना जाता था तथा उनका बहुत आदर किया जाता था। मौर्य काल में यज्ञ इत्यादि काफी प्रचलित थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में क्या जैन धर्म को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। जबकि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। मौर्य काल में धार्मिक दृष्टि से वैदिक धर्म की क्या थी? प्रधानता थी। किसकी थी? वैदिक धर्म की क्या थी? प्रधानता थी। वाजपेयी यज्ञ अश्वमेध यज्ञ आदि प्रचलित थे। देवी देवताओं की मूर्ति पूजा भी की जाती थी। देवताओं की पूजा के साथ भूत प्रेत तथा राक्षसों की में भी क्या था? उन लोगों का विश्वास हुआ करता था। मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था वो क्या थी कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत भारत में पहली बार राजनीतिक एकता क्या मिली थी? देखने को मिली थी। किसके अंदर? मौर्य प्रशासन के अंदर अंतर्गत भारत में पहली बार राजनीतिक एकता जो है देखने को मिली थी। साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियों से पूर्व उनकी योग्यता व चरित्र को क्या किया जाता? परखा जाता। मतलब साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति से पहले उनकी योग्यता व उनके चरित्र को जो है परखा जाता था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए। कौन कौन से? पहला राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोश, 6 सेना और 7वां मित्र, जिसको कौटिल्य ने सप्तांग भी नाम बोला था। पहले राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोश, छठा सेना, 7वां मित्र। मौर्यकालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था। यहाँ प्रशासन व्यवस्था केंद्रीकृत थी।
परंतु इसे निरंकुश नहीं कहा जा सकता। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी तथा इसके अतिरिक्त साम्राज्य को प्रशासन के लिए 4 और प्रांतों में बांटा गया। पूर्वी भाग की राजधानी कौन सी थी? तोशाली थी। दक्षिणी भाग की स्वर्णगिरी। पूर्वी भाग की कौन थी? तोशाली। दक्षिणी भाग की स्वर्णगिरी। और उत्तरी और पश्चिमी भाग की राजधानी क्या थी? तक्षशिला एवं उज्जैन थी। उत्तरी और पश्चिमी भाग की राजधानी क्या थी? तक्षशिला एवं वो थी उज्जैन थी। और कितने भागों में बांटा गया था प्रशासन के लिए? 4 प्रांतों में बांट दिया गया था। पूर्वी भाग की राजधानी तोशाली, दक्षिणी भाग की स्वर्णगिरी और उत्तरी भाग की तक्षशिला और पश्चिमी की उज्जैन थी। अब बारी आती है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। अब है चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी से लेकर 298 ईसा पूर्व तक उन्होंने राज्य किया। चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म सन 345 ईसा पूर्व। कब? सन 345 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुआ। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। इनकी माता का नाम मूरा था। इनकी माता का नाम मूरा तथा पिता का नाम नंदा था। पिता का नाम क्या था? नंदा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से लेकर 298 तक शासन किया। इनके वंश को लेकर बहुत सारे मत हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे शासन थे जो पूरे भारत को एकत्रित करने में क्या रहे? इकट्ठा करने में क्या रहे? सफल रहे। उन्होंने अपने दम पर पूरे भारत पर क्या किया? शासन किया। मौर्य साम्राज्य को खड़े होने का पूरा श्रेय चाणक्य को जाता है। चाणक्य तब तक्षशिला में टीचर थे। तब अलेक्जेंडर क्या किया? भारत पर हमला करने की तैयारी में था और तब वहां के राजा व गांधार देने पर उनके सामने घुटने टेक दिए। चाणक्य ने अलग राजाओं से सहायता मांगी परंतु उन्होंने क्या कर दिया था? मना कर दिया। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर मगध पर क्या करने की? आक्रमण करने की फिर उन्होंने क्या बना डाली? योजना बना डाली। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की विजय कौन कौन सी रही? सबसे पहली पंजाब विजय के बारे में पढ़ते हैं। पंजाब विजय का क्या रहा? सबसे पहले चंद्रगुप्त ने पंजाब पर विजय प्राप्त करी। सिकंदर के चले जाने के बाद पंजाब में स्थिति क्या थी? अनुकूल थी। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए चंद्रगुप्त ने चाणक्य के साथ मिलकर पंजाब से ही जो सेना की भर्ती तथा वहां के यूनानी शासकों के विरुद्ध क्या कर दिया? संघर्ष छेड़ दिया। और 316 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने पंजाब से यूनानियों को भगा दिया और जो भारत में रहे उन्हें क्या कर दिया? मौत के घाट जो है उतार दिया था। नेक्स्ट थी उनकी मगध पर विजय। नेक्स्ट कौन सी थी? मगध पर विजय, जिसमें क्या था कि पंजाब पर विजय के पश्चात उसने मगध पर आक्रमण करने की सोची। साम्राज्य की सीमाओं से आक्रमण आरंभ किया और मार्ग से जो नगर तथा सैनिक चौकियां पड़ी उन पर अधिकार करते हुए आगे बढ़ा। पाटलिपुत्र को घेर लिया और युद्ध में सम्राट धनादन को मारा गया और सन 221 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के शासन पर क्या कर दिया? आसन हुए और वो कब से कम 25 वर्ष तक उन्होंने क्या किया था? शासन किया था। दक्षिण भारत पर उनकी विजय कौन कौन सी रही? चंद्रगुप्त ने उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद दक्षिण की ओर रुख लिया। 303 ईसा पूर्व में अपना अधिकार स्थापित किया। मालवा और काठियावाड़ में चंद्रगुप्त जो मौर्य के अधीन हो गए थे। कौन? मालवा और काठियावाड़। सेल्यूकस पर उनकी विजय कौन सी थी कि मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद उसने यूनानियों की भी ओर क्या कर दिया? उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर एक विशाल सेना से भारत पर आक्रमण करने के लिए आया और 305 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के तट पर सेल्यूकस की सेना को और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ था? आमना सामना हुआ और युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो गई थी? विजय हो गई थी। सेल्यूकस और यूनानियों को चंद्रगुप्त से सीधे संधि करनी पड़ी थी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। ठीक है। संधि की प्रमुख शर्त कौन कौन सी थी कि सेल्यूकस ने हेरात, कांधार, काबुल और बलूचिस्तान प्रांत थे चंद्रगुप्त मौर्य
को दे दिए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था और सेल्यूकस ने 500 हाथी उपहार में दिए थे। सेल्यूकस ने अपनी राजदूत मेगास्थनीज नामक व्यक्ति को चंद्रगुप्त के साम्राज्य में भेजा था, जिन्होंने किसकी, इंडिका नामक पुस्तक की क्या करी थी, रचना करी थी। पश्चिम भारत पर विजय जो है वो उसमें क्या क्या रहा कि रुद्रमान के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है कि सौराष्ट्र का प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यहाँ उसने पुष्यगुप्त को अपना गवर्नर बनाया। पुष्यगुप्त ने ही सुदर्शन झील का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, पुष्यगुप्त ने ही। सुनने में आता है कि सुदर्शन झील का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। सन 297 ईस्वी पूर्व को श्रवण बेलगोल की चंद्रगिरी की पहाड़ियों में हुई थी। वह स्वामी भद्रभाऊ के साथ श्रवण बंगेलो आए थे। वहीं उन्होंने उपवास द्वारा अपना क्या कर दिया था, शरीर को त्याग दिया था। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। सन 297 ईसा पूर्व को श्रवण बेलगोल की चंद्रगिरी की पहाड़ियों में हुई थी। वह स्वामी भद्रबाहु के साथ श्रवण बेगोल आए थे और वहीं उन्होंने उपवास द्वारा क्या कर दिया था, शरीर का त्याग किया था। अब बारी आती है किसकी, बिंदुसार की। बिंदुसार ने कब से लेकर कब तक राज किया, 297 से 273 ईसा पूर्व तक उन्होंने कम से कम 27 वर्ष तक क्या किया, जो किया। अब करते हैं बिंदुसार के बारे में। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। उनकी माता का नाम शुभांगी था। उनकी माता का नाम क्या था, शुभांगी था। सम्राट अशोक की 4 पत्नियां थी। वेट, ये हमको पढ़ना है बिंदुसार, ये पेजेस आगे पीछे लग गए। चलिए बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। बिंदुसार का नाम बिंदुसार मौर्य था और उनका जन्म 320 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। उनकी माता का नाम क्या था, दुर्धरा था। बिंदुसार के जन्म से पहले ही विषैले खाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी माता दुर्धरा धनानंद की पुत्री थी। बिंदुसार अपने माता पिता की इकलौती जीवित संतान थे। बिंदुसार को बिंदुसार नाम आचार्य चाणक्य ने दिया, क्योंकि बिंदुसार ने देखिए, जो चाणक्य थे वो अशोक, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके खाने में थोड़ी थोड़ी विष की जो जहर थे ना, वो उसको खिलाया करते थे। एक दिन उनकी पत्नी दुर्धरा ने उसको खा लिया। तो जब वो उस टाइम पे गर्भवती थी, तो उनका क्या हुआ कि जो उनके पेट में जो बिंदुसार थे, तो उनकी तो साथ साथ मृत्यु होगी, परंतु उनकी छोटी सी बूंद जो है उनके शरीर पर रहेगी। तो इसके चक्कर में चाणक्य ने उनको क्या रख दिया, उनका बिंदुसार भी नाम रखा था। ये कहानी मतलब स्टोरी है, ये हमने सुनी है। तो देखिए आगे क्या था कि बिंदुसार ने 16 महिलाओं से विवाह किए थे। उनके 101 पुत्र थे, जिनमें अशोक, विताकाशोक और सुशीम नाम का जो ये रहे प्रचलित रहे। यूनानी लेखों के अनुसार बिंदुसार का नाम अमित्रकेटी था। बिंदुसार को अमित्रघात की उपाधि प्राप्त थी। चाणक्य बिंदुसार के प्रधानमंत्री रहे हैं। बिंदुसार के राजा बनने के बाद उसने राज्य का ज़्यादा विस्तार तो नहीं किया, परंतु राज्य को क्या किया, उन्होंने संरक्षित किया। जब बिंदुसार को खबर मिली कि तक्षशिला के लोग उसके खिलाफ रोष जता रहे हैं, तो उसने अपने पुत्र अशोक को क्या कर दिया, वहां भेज दिया। वहां के लोगों ने विद्रोह किया, तो अशोक ने उन प्रदेशों को क्या कर लिया, उन्होंने जीत लिया। चाणक्य ने 16 राज्य के राजाओं और सामंतों का नाश किया। बिंदुसार को पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र पर्यंत भूभाग का क्या बनाया, आधीश बनाया। स्टेवो के अनुसार सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एटियोकस प्रथम ने अपना राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में भेजा और बिंदुसार की मृत्यु कब हो गई, 272 ईसा पूर्व क्या करी गई है, निर्धारित की गई है। ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेवो के अनुसार सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अपना राजदूत कौन, डायमेकस जो है वो बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। वो बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, डायमेकस आया था। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आए थे, मेगास्थनीज आए थे।
अब है तीसरा सम्राट अशोक। तीसरा कौन है? सम्राट अशोक। 273 से लेकर 236 ईसा पूर्व तक उनके बारे में है कि मौर्य वंश के तीसरे राज्य अशोक मौर्य विश्व प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। सम्राट अशोक ने 273 से 236 ईसा पूर्व तक क्या किया था? उन्होंने शासन किया। मौर्य वंश का यह राजा ही ऐसे राजा थे जिन्होंने अखंड भारत पर राज किया। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक का क्या हुआ? उदय हुआ। सम्राट अशोक का जन्म कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ और उनकी माता का नाम शुभांगी था। सम्राट अशोक की 4 पत्नियां थीं। सम्राट अशोक अर्थशास्त्र और गणित के महान ज्ञाता थे। युवराज न होने के कारण अशोक उत्तराधिकारी से बहुत दूर था, लेकिन अशोक की योग्यता के अनुसार बेहतर था। अशोक का राज्याभिषेक 4 वर्ष तक रुका रहा। राज्य का अभिषेक 269 ईसा पूर्व में अशोक का औपचारिक रूप से राज्याभिषेक हुआ और इससे पहले अशोक कौन थे? उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, अफगानिस्तान, ईरान तक पहुंच गया था। अशोक का साम्राज्य उत्तर में रुद्रकाशी से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी व मैसूर तक, पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। सम्राट के चक्रवर्ती सम्राट अशोक को उपाधि दी गई। अशोक का उसके अभिलेखों में से देव नामपिन्य प्रियदर्शी नाम का उल्लेख मिलता है और पुराणों में उसको अशोकवर्धन तथा दीपवंश में करमोली कहा गया है। ठीक है। सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा के सच्चे समर्थक थे। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में उन्होंने क्या कर लिए? बौद्ध धर्म के वो अनुयायी बन गए थे। और तृतीय बौद्ध संगति जो का आयोजन जो किसमें हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो अशोक के शासनकाल की, वो यहीं पर अशोक के शासनकाल में हुई थी। और अशोक ने लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास, सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया, श्रीलंका, थाईलैंड, चीन में स्तंभ का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक के समय में 23 विश्वविद्यालयों की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। नालंदा, तक्षशिला, विक्रम, गांधार आदि प्रमुख थे। विश्वशिलालेख का भारत में प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? अशोक ने ही करवाया था। इंपॉर्टेंट है, कलिंग का युद्ध पूछा गया है कि अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर क्या किया था? आक्रमण किया। और अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग का जो युद्ध है उसके बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। संसार के सभी युद्धों का परिणाम विजय और हिंसा का जो महिमामंडन है वो नहीं होता। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध को पूरे भारतीय इतिहास में की सबसे बड़ी और सबसे घातक तथा विनाशकारी लड़ाई में से एक माना जाता है। यह दुनिया का सबसे खूनी युद्ध था, जिसमें लगभग 2.5 लाख लोगों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और जिसमें कलिंग युद्ध अशोक ने जीता था, परंतु उनको इतना खून खराबे को धर्मशोक में डाल दिया। फिर सम्राट अशोक अपने राज्य में सामाजिक एवं धार्मिक प्रचार करने का क्या किया? और आरंभ कर दिया। और इस घटना के बाद सम्राट अशोक का जो मन मानव और जीव के प्रति क्या हो गया था? दया के भाव से भर गया। और इस घटना के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध न करने का क्या लिया? उन्होंने प्रण लिया और लोगों ने शांति का क्या किया? प्रचार किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। अशोक ने आजीविकाओं के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोधगया की यात्रा करी और उसके बाद राज्याभिषेक के 20वें वर्ष कहाँ गए थे? वो लुम्बिनी में गए थे। अशोक के अभिलेख हैं, उनके बारे में देखिए। पहला अभिलेख है, उसमें क्या बताया गया है कि पशु बलि की निंदा की गई है। सभी मनुष्य मेरी संतान है, ऐसा उसे बताया गया। दूसरा जो शिलालेख है उसमें क्या था कि पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा, चोल, चैर, पाणे, सतीपुत्रों की चर्चा की गई है। तीसरे शिलालेख में युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारों के दौरा करने का आदेश जो है वो किया गया है। चौथा शिलालेख है कि यह धर्माचरण के भेरीनाथ द्वारा धम्म का उद्घोष जो है वो किया गया है। आगे है 5वां शिलालेख, उसमें क्या किया गया है? 5वें शिलालेख में है
कि धम्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दी गई है। छठा शिलालेख है, उसके बारे में क्या है कि इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां शिलालेख में सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता के बारे में बताया गया है। आठवें शिलालेख में सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख किया गया है। नवां शिलालेख में धम्म समारोह की क्या की गई है, चर्चा की गई है। 10वां शिलालेख, उसमें धम्म नीति के प्रति श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वां शिलालेख धम्म नीति की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में सर्वधर्म संभाव एवं स्त्री महामातिया की गई है, चर्चा की गई है। 13वां शिलालेख इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। मौर्य वंश के पतन के कारण क्या क्या रहे, उसके कारण ये रहे कि अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी थे। दूसरा, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण हो गया। तीसरा, राष्ट्रीय चेतना का अभाव था उनमें। चौथा है, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं थी। पांचवा है, प्रांतीय शासकों के अत्याचार बहुत बढ़ गए थे, करों की अधिकता हो गई थी। सातवां है, अशोक की धर्मनिरपेक्ष नीति। आठवां है, अमात्यों के अत्याचार। आठवां क्या है, अमात्यों के अत्याचार। अच्छा, ये जो बृहद्रथ जो थे मौर्य वंश का अंतिम शासक था, और जिसकी हत्या किसकी, उनके जो सेनापति पुष्यमित्र संघू ने कर दी थी। कौन, पुष्यमित्र संघू ने उनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। लास्ट टाइम ये पूछा गया था कि मेगास्थनीज द्वारा भारत का विवरण करिए। तो चलिए, ये और इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है तो इसको और एक बार पढ़ लेते हैं कि भारत की सीमा का वर्णन करते हुए मेगास्थनीज ने लिखा है कि इसके उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण तथा पूर्व में समुद्र और पश्चिम में सिंधु, गंगा, सोन आदि नदियां विद्यमान हैं। दक्षिण भारत की नदियों का उल्लेख उसने बिल्कुल नहीं किया। चूंकि अफगानिस्तान चंद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग था, अतएव उसने अफगानिस्तान की काबुल, स्वात, गोमल आदि नदियों का उल्लेख किया है। जलवायु के विषय में उन्होंने लिखा है कि गर्मी की ऋतु में बहुत गर्मी पड़ती थी। वर्षा, गर्मी, जाड़े दोनों ही ऋतुओं में होती थी, परंतु गर्मी के दिनों में क्या होती थी, अधिक वर्षा होती थी। राजनीतिक दिशा के बारे में उन्होंने लिखा है कि उनके अनुसार राजा दिन भर अपनी राजसभा में रहता और न्याय किया करता था। उसे अपनी जान का सदैव भय रहता था, अतः वह एक कमरे में एक रात से अधिक नहीं रुकते थे। मेगास्थनीज ने सम्राट के राजभवन का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वह लिखते हैं कि सम्राट के भवन पाटलिपुत्र में बने थे और इनके चारों सुंदर बगीचे, तालाब थे। राजभवन में पालतू मोर थे, तोते बहुत सारे बगीचों में होते थे। राजा केवल 4 अवसरों पर अपने राजभवन से बाहर निकलता था, युद्ध के समय, बलि देने, आखेट के लिए। ठीक है, मेगास्थनीज ने राज दरबार का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि पाटलिपुत्र भारत का सबसे बड़ा नगर है और यह सोन तथा गंगा नदी के संगम पर स्थित है। उन्होंने लिखा है कि नगर का प्रबंध 6 समितियों द्वारा होता था, जिसमें प्रत्येक के क्या होते थे, 5 सदस्य होते थे। और मेगास्थनीज के अनुसार समाज में 7 वर्ण थे। पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा शिकारी और पशुपालक और चौथे व्यापारी, 5वें योद्धा, छठे निरीक्षक, 7वां कौन, मंत्री। 7वां कौन था, मंत्री। और मेगास्थनीज ने मौर्य सम्राट की कर्मठता तथा कार्यकुशलता की सूचना भी क्या मिलती है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ये पूरा क्या हो गया, कंप्लीट। चैप्टर नंबर 1 मौर्य वंश हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास होगी कल। तो आज की क्लास में हमने ये कर लिया। अगर कोई भी डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो मुझे आप जीमेल कर लीजिएगा। जीमेल है letslearn183@gmail.com। टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर कनेक्ट हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स लर्न क्लास। लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पीडीएफ जो है वो यहाँ पर साथ के साथ मैं सेंड कर देती हूँ, और जो भी टाइमिंग होती है क्लास की अपडेट वो मैं यहीं पे कर देती हूँ। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में क्या कर दें, इसको शेयर भी कर दें। क्लासेस सभी सब्जेक्ट की स्टार्ट हो गई हैं। जो टाइम टेबल बनाया हुआ उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही जो आप लोगों की क्लासेस हैं वो चल रही हैं। तो क्लासेस को रेगुलर लेना ना भूलें और अपनी क्लासेस का टाइम टेबल नोट कर लें, जिससे अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल पता चल जाएगा और अपनी क्लासेस को प्रॉपर ले पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।